हेलो दोस्तों, मेरा नाम वर्षा है और मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ ई विद्यार्थी के वेबसाइट पे। तो आइए चलिए समझते हैं वेदों को। वेद दुनिया के सबसे प्राचीनतम ग्रंथों में से एक है और ये जो वेद है ऐसा माना जाता है कि लिखित स्रोत का एक अहम हिस्सा है। साथ ही साथ ये जो हमारे वेद है ऐसा माना गया है कि दुनिया के जितनी भी रचनाएं हैं उनमें से सबसे पुरानी रचना यही थी। साथ ही साथ ये समझिए कि हमारे जो ये वेद है वो चार हैं। सबसे पहला है ऋग्वेद और सबसे पुराना भी ऋग्वेद है। उसके बाद सामवेद, यजुर्वेद और सबसे एंड में, सबसे अंत में है हमारा अथर्ववेद, यानी सबसे जो यंगेस्ट होगा वो होगा अथर्ववेद। और सबसे ओल्डेस्ट वेद कौन सा है हमारा? ऋग्वेद। ऋग्वेद में हमें बहुत सारी चीजें बताई गई है, लेकिन हम ये समझते हैं कि आखिर ऋग्वेद की रचना कब हुई है। तो सबसे पुराना वेद है ऋग्वेद, जिसकी रचना लगभग 3500 साल पहले हुई है। यानी कि जो ये हमारा ऋग्वेद है उसको रचा गया है, बोल बोलकर इसको बनाया गया है, ना कि कहीं से लिखा गया है। सोचिए कितना मुश्किल होगा कि आपके पास कॉपी पेन नहीं है एंड यू कैन नॉट राइट ऑन इट, आप उसको लिख नहीं सकते हो, लेकिन आपको सिर्फ बोलना है और बोल के आपको उन्हें याद रखना है। तो इनको इसी तरीके से रचा गया था, बोल बोलकर हमारे संतों ने इसे रचा और फिर एक दूसरे से इसका प्रचार हुआ। एक इंसान ने इसको याद किया, दूसरे इंसान को सुनाया और उस इंसान ने इसे याद किया और फिर बाकियों तक पहुंचाया। आगे देखिए, ऋग्वेद में 1000 से ज्यादा प्रार्थनाएं हैं जिन्हें सूक्त कहा गया है। तो जो ऋग्वेद है उसके अंदर दरअसल प्रार्थनाएं हैं और इन प्रार्थनाओं को सूक्त के नाम से जाना जाता है। और सूक्त का मतलब होता है अच्छी तरह से बोला गया, यानी अच्छी वाणी जिसे हम कहते हैं, अच्छी बोली जिसे हम कहते हैं, उसे हम सूक्त के नाम से जानते हैं। ये विभिन्न देवी देवताओं की स्तुति में रचा गया है, यानी कि अलग अलग देवी देवताओं की प्रशंसा करने के लिए इन प्रार्थनाओं को रचा गया था। आगे देखिए, तो ये कौन से ऐसे देवी देवता थे जिनके लिए रचा गया था? तो इतना तो नहीं बताया गया कि कौन कौन से थे, लेकिन तीन महत्वपूर्ण देवता को बताया गया है। सबसे पहले है अग्नि देवता, आग के देव। हमने देखा था जब हमने अपने अर्लियर मैन के बारे में बात करी थी, प्रारंभिक मानव की बात करी थी, तो उन्होंने आग की खोज करी। और आग जो था एक ऐसा नेचुरल फेनोमेना था जो कि बहुत ज्यादा घटता था। बहुत सारे जंगलों में आग लग जाती थी अचानक से, तो लोगों को क्या लगता था कि ये कोई इंसान है, कोई एक देवता है जिसकी वजह से ये सारी चीजें हो रही। तो लोगों ने अग्नि को सबसे महत्वपूर्ण देवता माना। फिर उन्होंने पूजा करी इंद्र की, जिसे किसका देवता कहा गया है? युद्ध का देवता कहा गया। और तीसरे थे सोम देवता। और सोम देवता क्या थे? एक पौधा जिससे खास पेय बनाया जाता है। अब ये खास पेय क्या है वो हम सभी जानते हैं और हम भली भांति परिचित हैं इस सोम देवता से। आगे बढ़ते हैं। ऋग्वेद की भाषा प्राक संस्कृत या वैदिक संस्कृत कहलाती है। तो ऋग्वेद की भाषा क्या हम याद रखेंगे कि ये प्राक संस्कृत में रचा गया था, या फिर जिसे हम कई बार वैदिक संस्कृत के नाम से जानते हैं। अब ये जो वैदिक संस्कृत है आपके आज के मॉडर्न डे जो अभी आप लोग सीख रहे हो उससे कई ज्यादा अलग है। थोड़ी जटिल थी, कठिन थी सीखने में, बोलने में, और इसी भाषा में ऋग्वेद की रचना की गई थी। ऋग्वेद का उच्चारण किया जाता था और श्रवण किया जाता था, ना कि पढ़ा जाता था। तो ऋग्वेद को ना तो लिखा गया था उस वक्त, तो इसलिए क्या होता था, कैसे एक दूसरे तक पहुंचता था ये, इसको उच्चारण बोल बोल के लोगों तक पहुंचाया जाता था और लोग जो इसे सुनते थे वो इसे याद करने की कोशिश करते थे। लेकिन एक बात याद रखोगे आप लोग कि जो विमेन्स थी उस वक्त की, उस सोसाइटी के अंदर जो विमेन्स रह रही थी वो वेदों को नहीं पढ़ती थी। लेकिन एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात आपको ध्यान में रखनी होगी कि ये जब वेदों को लिखा जा रहा था, ठीक है, जब वेदों को लिखा जा रहा था तो ऐसे बहुत सारी संत, विमेन संत, औरत जो थी, जो संत भी थी, उन्होंने इस वेदों की रचना में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया था। जैसे लोपामुद्रा हो गई, तो इन्होंने भी इन वेदों की रचना में बहुत साथ दिया था। लेकिन जब आगे देखोगे तो बहुत सारी विमेन यानी औरतों को ही इन वेदों को पढ़ने से रोका गया था और उन्हें इन वेदों को पढ़ने नहीं दिया जा रहा था। तो ये बात याद रखेंगे। अब ये जो संस्कृत है, ये भाषा है,
ठीक है, और इस भाषा से बहुत सारे और भी भाषा जन्म लेंगे, जैसे कि इंग्लिश हो गई, अंग्रेजी जिसे हम कहते हैं, फ्रेंच, फ्रांसीसी जिसे हम कहते हैं, और ये सभी एक फैमिली से आती है। अब देखो, आपके घर में 5 लोग रहते हैं मान लो, ठीक है। अब आप सभी को फैमिली मेंबर क्यों कहा जाता है? क्योंकि आपके रहने का तरीका एक जैसा होगा, या फिर आप देखने में एक तरीके के लगते होंगे, एक ही घर में रहते होंगे, तो ऐसे ही भाषा परिवार भी होता है। इस भाषा परिवार के अंदर वो भाषाएं आ जाती है जो बोलने में थोड़ी सिमिलर लगे, एक जैसी लगे। तो 3 भाषा परिवार को हम जानेंगे यहाँ पे। सबसे पहला होगा भारत यूरोपियन, दूसरा हम जानेंगे द्रविडियन। द्रविडियन की स्पेलिंग आप लोग देख लीजिएगा। और तीसरा होगा इंडो एशियाटिक। ठीक है, इन 3 भाषाओं का मिश्रण है हमारे भारत के अंदर। जितनी भी भाषाएं बोली जाती है, ये 3 फैमिलीज, 3 भाषा परिवार से आती है। समझते हैं इनके अंदर कौन कौन से भाषा आते हैं। तो सबसे पहला भारोपीय भाषा है, भारोपीय भाषा परिवार है। इससे हमारा संस्कृत भाषा निकल के आया है। तो संस्कृत भाषा भारोपीय यानी भारत यूरोपीय भाषा परिवार का एक हिस्सा है। भारत की कई भाषाएं, जैसे असमिया यानी जो असम के अंदर भाषा बोली जाती है, वो गुजराती, हिंदी, कश्मीरी, सिंधी भाषाएं इसी यूरोपियन, इंडो यूरोपियन भाषा से आ रही है। और एशिया की कई भाषाएं, जैसे फारसी हो गए, वो जो लैंग्वेज है फारसी, जो उर्दू से जो आया है, जिससे उर्दू निकल के आया। फारसी लैंग्वेज जो था वो पुराना लैंग्वेज था। जब मुगल इंडिया में आए तो उन्होंने एक और नया लैंग्वेज का जन्म दिया, जो कि क्या था? उर्दू थी। तो जो फारसी था सबसे पहले कहाँ से आया था? भारत यूरोपीय भाषा परिवार से आया था। और एशिया के अंदर बाकी जो कंट्रीज थे, उनके अंदर भी कुछ ऐसी भाषाएं हैं जो इस भारतीय यूरोपीय भाषा से आती है। साथ ही साथ यूरोप की भी बहुत सारी भाषाएं हैं, जैसे अंग्रेजी हो गई, फ्रांसीसी हो गई, जर्मन, यूनानी, इतालवी, स्पेनिश, ये सभी इसी भाषा परिवार से जुड़े हुए हैं, भारोपीय भाषा परिवार से जुड़े हुए हैं। और भाषा परिवार क्यों कहा जाता है? तो देखिए, एक भाषा परिवार इसलिए कहा जाता है क्योंकि आरंभ में उनके कई शब्द एक जैसे थे। धीरे धीरे जब भाषा में परिवर्तन आएगा, जब लोगों में परिवर्तन आएगा, तो इनकी जो शब्द है वो भी धीरे धीरे बदलेंगी। यहाँ पे आपको एक उदाहरण दे रखा है, जैसे कि मातृ, जो संस्कृत भाषा का मातृ शब्द है, जिसका अर्थ माँ होता है, माता होता है, वो अगर हम उसे देखेंगे तो मातृ से माँ आया है। और एक और इंग्लिश का शब्द है मदर। तो थोड़े थोड़े इनमें आपको क्या दिखेगी? समानता दिखेगी, है ना। तो ये तीनों ही एक तरीके के लग रहे हैं और इसी वजह से ये एक भाषा परिवार के सदस्य हैं। उपमहाद्वीप में दूसरे भाषा परिवार की भी भाषाएं बोली जाती है। हमारे जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट है, इवन जो इंडिया है, उसके अंदर सिर्फ भारोपीय भाषा नहीं है, भारोपीय भाषा परिवार की ही भाषाएं नहीं बोली जाती है। एक द्रविडियन, मैंने आपको बताया था, द्रविडियन लैंग्वेज जो है वो जो हमारे साउथ इंडिया यानी दक्षिणी भारत के लोग हैं वो बोलते हैं। इससे 4 लैंग्वेजेस आई थी, 4 भाषाएं थी। पहली थी कन्नड़ा, दूसरी मलयालम, तीसरी आपको तेलुगु और तमिल। ये 4 लैंग्वेजेस जो है हमारे द्रविड़ भाषा परिवार से जन्मी थी। और एक है एस्ट्रो एशियाटिक, मैंने इंडो एशियाटिक बताया, सॉरी। हमारी एस्ट्रो एशियाटिक जो भाषा परिवार है, वहां से हमारे मध्य भारत की जितनी भी भाषाएं हैं वो जन्मी थी। जैसे झारखंड की भाषा है, और मध्य भारत जैसे एमपी हो गया, जैसे बिहार हो गया, उड़ीसा हो गई, ये जो लैंग्वेजेस है, ये जो भाषाएं हैं, वो एस्ट्रो एशियाटिक लैंग्वेज फैमिली से आती है, एस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार से आती है। तो ये हमने समझा हमारे भाषा कहाँ से आई है, किस भाषा परिवार से आई है, और भाषा परिवार क्या होता है। तो ये था हमारे ऋग्वेद के बारे में, ऋग्वेद कैसे बना, कब बना, और भाषा कहाँ से आई है। ठीक है, तो इस वीडियो के लिए इतना ही। हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। Till then, stay safe and keep learning with us. Bye.